नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं शेयर बाजार सबका अधिकार ईटी नाउ स्वदेश की खास मुहिम। बचत करना हम सब की आदत में शुमार है, लेकिन इस बचत का निवेश हम कहां करें, किस तरीके से करें, ये हमेशा हमारे मन में सवाल होता है, क्योंकि वक्त के साथ निवेश के तौर तरीके बदल रहे हैं, अपग्रेड हो रहे हैं। तो आपके इन्हीं सवालों का जवाब है हमारा ये खास शो शेयर बाजार सबका अधिकार। ये सिर्फ शो नहीं, बल्कि आपको आम निवेशकों को शेयर बाजार से जोड़ने की हमारी एक मुहिम है, हमारा एक मिशन है। इसमें आसान भाषा में हम आपको बेहतर तरीके से एक्सपर्ट्स के नजरिए से आपके स्टॉक और शेयर बाजार से जुड़े आपके जो बेसिक सवाल हैं उस पर हम गाइड करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ अविनाश जी और स्नेहा दोनों बने हुए हैं। सबसे पहले कॉलर को जोड़ते हैं। राजेश कुकरेजा हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। राजेश जी नमस्कार। शेयर बाजार सबका अधिकार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बताइए किस तरह से मदद की जा सकती है आपकी। गुड मॉर्निंग सर। मैं मुंबई से राजेश बात कर रहा हूँ। मेरे पास एमटार के शेयर्स है। 700 शेयर है, 900 रुपए के भाव के लिए। तो सबसे पहले तो आप बधाई स्वीकार कीजिए, क्योंकि 900 के भाव पे आपने खरीदा है और आज स्टॉक जो है वो डबल से भी ज्यादा है, तो बढ़िया मुनाफा आपका बन रहा है। मुझे बस ये बता दीजिए कि और कितना समय दे सकते हैं स्टॉक को आप। मैं लॉन्ग टर्म ना है, ये एक बार 2900 रुपया भी गया हुआ था, मैंने बेचा नहीं। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, तो क्या करना चाहिए इसको? चलिए अविनाश सर जरा बेहतर तरीके से इन्हें गाइड कीजिए। लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे एमटार में एंट्री की, 900 रुपए के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की। एक वक्त पे 2900 तक भी ये स्टॉक गया, लेकिन इन्होंने पेशेंस रखा। आज भी मुनाफे में है, लेकिन जाहिर सी बात है जब स्टॉक एक बार 2900 का लेवल टच कर चुका है तो मन में ये सवाल आता है कि क्या उसके आसपास या थोड़ा और बेहतर लेवल यहां से नजर आ सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए, प्रशांत, इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे एमटार खरीदा है और एमटार उन कंपनीज में से है जो न्यूक्लियर पावर, बेसिकली डिफेंस जैसे सेगमेंट्स को केटर करता है। कंपनी की ऑर्डर बुक भी बहुत अच्छी है। मेरे ख्याल से अगले 1.5-2 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी इस कारण कंपनी की बहुत बढ़िया है। मैं इनको यही कहूंगा कि 900 रुपए में इन्होंने स्टॉक खरीदा है, 1800 रुपए का अभी भाव है, तो कम से कम 25% अपना कैपिटल रिकवर कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी ये डबल पैसे के ऊपर बैठे हैं। और बैलेंस क्वांटिटी कम से कम 1.5 साल के नजरिए से पकड़ लीजिए, तो 2900 का क्या, उससे भी कहीं ज्यादा इनको प्राइस मिलेगा। बट कैपिटल प्रोटेक्शन ऑलवेज अपने ट्रेड में करिए, क्योंकि देखिए बाजार वोलेटाइल है और ये सूझबूझ के इन्वेस्टर जो अपना कैपिटल निकालते हैं उनको आगे कोई टेंशन होती नहीं है, क्योंकि उनका सारा जो रेलेवेंट जो बैलेंस क्वांटिटी ऑफ शेयर्स होते हैं वो तो वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट बच जाते हैं। तो मैं इनको यही कहूंगा कि थोड़ा सा मुनाफा बुक कर लीजिए, एटलीस्ट 25%, और बैलेंस क्वांटिटी अगले 1.5 साल के लिए होल्ड करिए, अच्छा मुनाफा बने। चलिए, अगला सवाल हमारे दर्शक फोन लाइन पर हैं गौतम शाह कोलकाता से। गौतम नमस्कार। नमस्कार। बताइए आपने किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है? हमने इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ओके। 228 रुपीज में खरीदे। आई एम होल्डिंग दिस स्टॉक 16/12/2021। जी हाँ, आपका प्राइस थोड़ा बाइंग प्राइस ऊपर है और लगातार हम देख रहे हैं कि और 220 का शेयर है। हाँ हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स 220 है। राइट, बट द बाइंग प्राइस इज 228, राइट? हाँ, द प्राइस इज 228 जी, 228 एंड द नंबर ऑफ शेयर्स इज 220। तो अब गौतम ये बताइए आप और कितना रुकना चाहते हैं, क्योंकि आपने काफी समय तो दे ही दिया है। हाँ, मतलब मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है इसका। मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ कि आप नेक्स्ट 3-4 इयर्स में कुछ आप देख सकते हैं, इसका प्राइस क्या हो सकता है? चलिए, अविनाश 3-4 साल का समय यहाँ देना चाहिए। 228 की इनकी बाइंग प्राइस है। फिलहाल इनकी बाइंग प्राइस तो बहुत नीचे चल रहा है स्टॉक, लेकिन ये लंबा रुक चुके हैं ऑलरेडी। क्या आप इनको इतना लंबा रुकने की सलाह देंगे अविनाश, या किसी और जगह ये इतना ही लंबा नजरिया है तो बेहतर इनके पास विकल्प है इस क्षेत्र में? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, अगर इनका नजरिया लॉन्ग टर्म है और ये कम से कम 2 साल तो पकड़ सकते हैं, तो मेरे ख्याल से देखिए इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का स्टॉक तब चलेगा जब इनकी जो एनसीएलटी की केस है जो अभी एम्बेसी के साथ चल रही है, क्योंकि सभी को पता होगा कि इंडिया बुल्स का रियल एस्टेट ये कंपनी अभी एम्बेसी टेक ओवर करने वाली है।
तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर कंपनी के लिए साबित होगा। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म का नजरिए से अगर ये चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा और एवरेज कर सकते हैं, बट इंडिया बुल्स रियल एस्टेट तब चलेगा जब ये एनसीएलटी की केस की फाइनल हियरिंग आएगी, जो अभी तक आई नहीं है। बट जिस प्रकार की एसेट्स इनके पास है, रियल एस्टेट के पार्सल्स है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में काफी अच्छी बढ़ोतरी मिलेगी, क्योंकि एम्बेसी एक वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है, मैनेजमेंट क्वालिटी भी स्ट्रांग है, तो उसका फायदा इनको जरूर मिलेगा। बट एक बात ध्यान में रखें कि फाइनली जो शेयर उनको मिलेगा वो एम्बेसी का मिलेगा, क्योंकि इंडिया बुल्स रियल एस्टेट विल बी मर्जिंग विद एम्बेसी रियल एस्टेट। ठीक है, तो ये है सलाह आपके सवाल, आपकी क्वेरी पर। अगले दर्शक हमारे साथ झारखंड से जुड़े हैं, हर्षराज। हर्षराज जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। जी मैडम नमस्ते। नमस्ते। मेरे पास एमसीएक्स का 100 शेयर है। किस 885 के किस रेट। भाव पे लिया है आपने, एक बार रिपीट करेंगे? 885 885 के रेट पे। ये कब की खरीद है आपकी ये हर्षराज बहुत जी? पहले कोरोना के समय में थे मैम। 500 शेयर था मेरे पास, इसको बीच में तो निकल गए, अभी 100 बचा हुआ है। आगे क्या ऐड करें कि या किसी में जी स्विच जी, कर जाएं? जो समय आप जो समय आप बता रहे हैं उसमें स्टॉक काफी टूटा भी था, 1000-1200 पे था। फिर जब कोरोना के समय जो आप जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय स्टॉक में भारी गिरावट आई थी, काफी बेहतरीन समय पर आपने एंट्री ले ली, काफी अच्छे लेवल पर आपने एंट्री ले ली। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा सिलेक्शन था आपका। पहली बार टाइमिंग बहुत अच्छी थी आपकी पैसा लगाने की स्टॉक में। और अभी देखिए 3850 के पास एमसीएक्स का स्टॉक कारोबार कर रहा है। शानदार गेन हो रहा है इनको इस वक्त यहाँ पर। हालांकि अगर हम थोड़ा और लंबे समय का चार्ट देखें, पिछले एक आध हफ्ते में स्टॉक थोड़ा टूटा भी है। लेकिन अविनाश जी क्या सलाह देंगे? काफ़ी लंबे समय से कोरोना के समय इन्होंने एंट्री ली थी स्टॉक में, और अभी लगभग 3 लाख रुपए का फ़ायदा इनको, माफ़ कीजिएगा, हाँ 3 लाख रुपए का फ़ायदा इनको इस स्टॉक में हो रहा है। तो क्या सलाह देंगे? एमसीएक्स में अभी भी बने रहना चाहिए नहीं, या फिर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर ले? देखिए प्रॉफिट तो इन्होंने ऑलरेडी इनके क्वेश्चन में कहा है कि इनके पास 500 शेयर थे, इन्होंने ऑलरेडी बेचे हैं। तो ये मेरे ख्याल से 100 शेयर जो है वो मेरा अनुमान है कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि उन्होंने उनका कॉस्ट तो ऑलरेडी रिकवर किया होगा। अगर एमसीएक्स की लॉन्ग टर्म की बात करें तो देखिए ये एक इंडिया का सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज प्लेयर है, प्लेटफॉर्म बिजनेस है। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि आने वाले सालों में और भी बढ़त पॉसिबल लग रही है, तो यहाँ पे निवेशित रहिए। हालांकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 गुना के ऊपर इनका प्रॉफिट हो चुका है, बट मेरे ख्याल से जिस प्राइस पे इन्होंने एंट्री की है, इनकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे होल्ड करिए, अगले 1.5-2 साल में और भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो अभी अब वेट करिए स्टॉक में, कोई चिंता वाली बात नहीं है, और बेहतर रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर मिलेंगे एमसीएक्स पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर पर फोकस कर लेते हैं, जिसके चलते आज तमाम एनबीएफसीज और गोल्ड फाइनेंस कंपनियां फोकस में भी हैं। और गोल्ड फाइनेंस कंपनियों को यहाँ पर काफ़ी बड़ा झटका लगा है। आरबीआई ने कैश डिसबर्समेंट लिमिट के पालन करने को कहा है, और इस खबर पर और जानकारी लेते हैं अनुराग शाह से। अनुराग बताइए, और क्या डिटेल्स हैं आपके पास? रिजर्व बैंक के द्वारा एनबीएफसीज कंपनियों को चिट्ठी लिखी गई है गोल्ड लोन के संदर्भ में, और रिजर्व बैंक ने कहा है कि जो डिसबर्सल होते हैं गोल्ड लोन के अंदर वो कैश में नहीं हो। 20,000 से ज्यादा का जो डिसबर्सल है वो कैश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आईटी एक्ट का उल्लंघन है। आईटी एक्ट में प्रावधान है कि अगर कैश के अंदर जो ट्रांजैक्शन होता है लोन के फॉर्म में किसी एक इंडिविजुअल को दिया जाए तो उसकी राशि 20,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसी संदर्भ में आरबीआई ने एनबीएफसीज कंपनियों को लिखा है जो कि गोल्ड लोन के अंदर कारोबार कर रही है। इससे पहले हमने देखा था कि मार्च के अंदर आरबीआई ने एक्शन लिया था आईआईएफएल फाइनेंस के ऊपर। आईआईएफएल फाइनेंस को गोल्ड लोन सैंक्शन करने और गोल्ड लोन को डिसबर्स करने बांटने पर रोक लगा दी थी, और कहा था कि सुपरविजरी कंसर्न है, इस वजह से ये एक्शन लिया गया था।
तो इसी कड़ी के अंदर देखने को मिल रहा है कि आरबीआई थोड़ा कॉशियस अप्रोच अपनाते हुए जो गोल्ड लोन कंपनियां हैं उनको निर्देश दे रहा है कि किस तरह से उन्हें ट्रांसपेरेंसी रखनी है, किस तरह से आईटी एक्ट के जो प्रावधान है उनको फॉलो करना है, और जो डिसबर्सबल है, जो लोन बांटा जाता है गोल्ड लोन के अंदर, वो 20,000 से ज्यादा का अगर आप गोल्ड लोन दे रहे हैं तो वो कैश में नहीं होना चाहिए। ये रिजर्व बैंक का निर्देश है एनबीएफसी कंपनियों को। और इसके अलावा जैसा कि ये पता है कि गोल्ड लोन के अंदर जो एलटीवी होता है, लोन टू वैल्यू, वो भी 75% से ज्यादा सीमा उसकी पार नहीं होनी चाहिए। ये भी जो नियम है, ये काफी पहले से ये नियम है। तो इन सब चीजों को देखते हुए, इन सब चीजों को फॉलो करते हुए आरबीआई थोड़ा कॉशियस अप्रोच अपना रहा है और निर्देश दे रहा है एनबीएफसी कंपनियों को जो कि गोल्ड लोन कारोबार में है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका ये पूरी खबर हमें बताने के लिए। आरबीआई ने यहाँ पर गोल्ड फाइनेंस कंपनी, हालांकि ये नियम सभी एनबीएफसी पर लागू है, लेकिन इसका जो असर है ये गोल्ड फाइनेंस कंपनियों पर ज़्यादा पड़ेगा। उनको कैश डिसबर्समेंट लिमिट का पालन यहाँ पर करने को कहा गया है। तो एलटीवी वैल्यू में कुछ फ़र्क आ सकता है, एक झटका लग सकता है। और इस खबर पर स्टॉक रिएक्ट भी कर रहे हैं। मनप्पुरम फाइनेंस देखिए 7% नीचे आ चुका है, जिनके की बुक्स की भी अगर बात करें तो करीब 60-70% एक्सपोजर है गोल्ड लोन में। और मुथूट फाइनेंस का भी अच्छा खासा एक्सपोजर है, 80% से ज़्यादा एक्सपोजर है गोल्ड लोन फाइनेंस कारोबार में। तो इन दोनों कंपनियों पर तो असर हम देख ही रहे हैं। अविनाश जी, इस खबर का इम्पैक्ट आप कैसे देख रहे हैं दोनों कंपनियों पर? स्टॉक ने तो रिएक्ट किया ही है, लेकिन अगर फाइनेंशियल इम्पैक्ट ही कितना डाल सकता है? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए क्या है कि दोनों मुथूट एज वेल एज मनप्पुरम को नियर टर्म में तो काफी थोड़ा सा चैलेंजिंग सिनेरियो फेस करना पड़ेगा। बट एक बात तो क्लियर है कि कोर बिजनेस अभी काफी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। तो हो सकता है कि अगले क्वार्टर के नंबर्स में थोड़ी बहुत कठिनाइयां दोनों मुथूट एंड मनप्पुरम को फेस करनी पड़ी, लेकिन उसके बाद एक बार चीजें नॉर्मल होती है तो वापस आई थिंक इट विल बी बैक टू बिजनेस। तो ये जो 7-8% का फॉल हम मनप्पुरम में देख रहे हैं, मुथूट का भी शेयर थोड़ा सा नरम है। मुझे लगता है कि देखिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है उनको तो यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में जब मैनेजमेंट की कमेंट्री आएगी, क्लेरिफिकेशन आएगा, तभी शायद थोड़ा और बिकवाली का प्रेशर शॉर्ट टर्म में देखने को मिले। तो लॉन्ग टर्म जिनके पास है वो होल्ड करें, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स चूज एग्जिट। ठीक है, तो ये है सलाह मनप्पुरम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस पर। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनको भी निकल जाना चाहिए, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो बने रहिए। और हम देखना होगा कि इस खबर का और इम्पैक्ट आने वाले तिमाही में कैसा लगता है, या फिर कंपनी की तरफ से किस तरह के क्लैरिफिकेशन आ रहे हैं, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी इस पूरे